मेरा नाम है प्रिंस और मैं आपके अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम आपको क्लास 10th हिंदी जिसका बुक का नाम गोधूली है, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा है को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि हिंदी के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप यदि अगले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाती है। तो चलिए, आज हम आपको क्लास हिंदी 10th का जो क्लास हिंदी है उसके फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताएंगे। चलिए, बिना समय गवाए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा और हो सके तो आप नोट्स बुक पर इस चीज़ को आप नोट करते चलिएगा, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा याद रहेगा। तो सबसे पहले इसका टाइटल जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में बता दें कि यह एक निबंध है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है, कहानी है, कविता है, क्या है। तो आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। यह किनके द्वारा लिखा गया, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहले हर एक चैप्टर में, जितने सारे भी चैप्टर आपके हिंदी बुक में पढ़ने हैं, तो कोई भी कहानी, कोई भी कविता पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लेखक के बारे में और उस कहानी के बारे में थोड़ा परिचय जानेंगे। उसी प्रकार से हम लोग इस कहानी के भी बारे में थोड़ा सा और लेखक के बारे में थोड़ा हम लोग परिचय देख लेंगे। तो चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पहले हम आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों से भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेखक के बारे में भी आपको बताना रहता है, कभी कदार 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि लेखक के बारे में बताइए। ठीक है, इनके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान निर्माण में अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। जाति की अगर बात करें तो यह जाति से महार जात के थे, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में डोम बोलते हैं। ठीक है, जाति इनका महार था। इनकी माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी सकपाल था। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। तो भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल था। उनका विवाह 1906 ईस्वी में हुआ था। किनके साथ, तो रमाबाई के साथ। ठीक है, उनकी माता का नाम भीमाबाई और पत्नी का नाम रमाबाई, इस चीज में आप कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, विवाह कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। वो मैट्रिक पास कब किए थे, 1907 ईस्वी में। मतलब शादी होने के 1 साल के बाद वह मैट्रिक का एग्जाम दिए थे। मतलब मैट्रिक एग्जाम के पहले उनका शादी हो गया था। विवाह हुआ 1906 ईस्वी में और मैट्रिक पास किए 1907 ईस्वी में। उसके बाद एक घटना हुई, पूना पैक्ट, जिसमें वे शामिल हुए। कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो आपको बताना है 1932 ईस्वी में। इनके जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति थे, जिनसे वे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, तो इनके 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो एक थे बुद्ध, दूसरे कबीर और तीसरे थे ज्योतिबा फूले। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के जीवन में 3 इनके प्रेरक व्यक्ति थे, एक थे बुद्ध, दूसरे कबीर और तीसरे थे ज्योतिबा फूले। यह जो सबसे अपने जीवन का सबसे प्रथम भाषण सम्मेलन में शामिल हुए 1936 में लाहौर में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर जो है वो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो ये सबसे प्रथम, अपने जीवन का सबसे प्रथम भाषण सम्मेलन 1936 में जो हुआ था लाहौर में, जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इनका विख्यात अगर भाषण की बात किया जाए तो इनका विख्यात भाषण द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट है। इनका विख्यात भाषण क्या है, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद ललन यादव ने की थी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण क्या है, तो द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी में अनुवादन ललन यादव ने की थी।
इनका संपूर्ण अगर वाङ्मय की बात किया जाए, किसका, तो द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का अगर संपूर्ण वाङ्मय की बात किया जाए तो यह 21 खंडों में बंटा हुआ है। मतलब 21 भाग में यह जो है वो बंटा हुआ है काव्य। ठीक है, इनका भाषण जो है वो 21 खंडों में बंटा हुआ है। अगर हम बात करें इनकी प्रसिद्ध रचना की, तो इनकी प्रसिद्ध रचना है हु आर दे, हु आर शूद्राज, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया। ये जितने सारे भी आप रचना इनकी देख रहे हैं सब इंग्लिश में इनकी रचना है, क्योंकि आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा कि ये सभी इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है इसको आप बहुत ही ध्यान से याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछ देता है कि भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध रचना की नाम लिखिए। और लास्ट में इनकी मौत के बारे में जान लेते हैं कि इनका मौत जो है वो 1956 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलेंगे अब चैप्टर पर और सारे क्वेश्चन आंसर को बारी बारी से देखेंगे। और जैसा क्वेश्चन का आंसर हम आपको यहाँ पर बताते हैं, सेम अगर इसी आंसर को आप अगर एग्जाम में लिखते हैं याद करके, तो आपको पूर्ण नंबर मिलेगा, पूरा नंबर दिया जाएगा, एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे भाषा में यहाँ पर आंसर को हम आपके लिए लिखे हैं। तो चलिए बताते हैं इसको किस प्रकार से इसका आंसर दिया जाएगा और किस प्रकार से आप लिखिएगा तो आपको ज़्यादा नंबर दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का सारांश लिखिए। मतलब ये पूरा चैप्टर का ही आपको सारांश लिखना है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमेशा 5 नंबर में आता है। जो भी वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसको वो हम बता देंगे कि आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर निबंध। अगर इसके बारे में मतलब सारांश मतलब शॉर्ट में इस कहानी को आपको लिखना है, तो चलिए हम बताते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के रचनाकार संविधान के निर्माता एवं गरीबों का मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के रचनाकार मतलब इनको लिखने वाले कौन थे, तो संविधान के निर्माता, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी बोला जाता है, एवं गरीबों का मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने इस निबंध के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने का कार्य किया। मतलब जितने सारे भी बुराइयां समाज में फैला हुआ था उन सभी बुराइयों को इन्होंने मिटाने का काम किया। इसमें लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है जातिवाद का पोषक। मतलब पहले क्या होता था कि बहुत जातिवाद चलता था, बहुत जातिवाद चलता था समाज में, जिसको लेकर के भीमराव अंबेडकर जो थे इसके प्रति इसके विरोध में आवाज उठाए। ठीक है, तो विडंबना की बात करते हैं जातिवाद का पोषक। आज के वर्तमान समय में शिक्षित लोग भी जात पात छुआछूत की भेदभावना की बात करते हैं। मतलब आज भी ये स्थिति यह बनी हुई है कि जो भी पढ़े लिखे हुए लोग भी हैं वो भी आज समाज में जात पात की बात करते हैं, छुआछूत की भेदभावना रखते हैं। कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप भी मानते हैं, जो बिल्कुल गलत है। श्रम विभाजन कहने का मतलब हुआ कि हर एक जात का अपना अपना काम बटा हुआ होता है। जैसे जो जात का बढ़ई है वह बढ़ई का काम करेगा, वह लकड़ी का काम करेगा। उसी प्रकार से जो लोहार जात का है वह अपने लोहा लकड़ का काम करता है। ठीक है, इसी को यहाँ पर भीमराव अंबेडकर बताए हैं कि कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन है तो लोग ऊंच नीच अमीर गरीब की बात क्यों करते हैं। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ये बताने की कोशिश किए हैं कि अगर जाति प्रथा और श्रम विभाजन ही सब कुछ है तो फिर यहाँ लोग समाज में ऊंच नीच और अमीर गरीब की बात क्यों करते हैं। मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है। जैसे अगर किसी का लोहार जात में जन्म होता है तो वह अपने माता पिता का पेशा जो है वो लोहा का ही काम करता है। उसी प्रकार से जो बढ़ई है वो अपने माता पिता का पेशा बढ़ई का ही काम करता है। ठीक है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या न हो, वह हमेशा के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। उसके आगे हम लोग चलेंगे। मतलब यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ये बात समझाने की कोशिश किए हैं कि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या न हो। मतलब अगर वो लोहार जात में जन्म हुआ तो उसको लोहा का ही काम करना पड़ेगा, चाहे उसको उस चीज में रुचि हो, लगन हो या न हो, उसको हर हाल में वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि वह उसका वंशानुगत पेशा है। ठीक है, इसी चीज को भीमराव अंबेडकर जी
जो है वो इसी चीज को विरोध में वह आवाज उठाए हैं। जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है, इसमें व्यक्ति मनपसंद कार्य करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। वस्तुतः साबित होता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है। ठीक है, मतलब जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है, यह भीमराव अंबेडकर के इस निबंध से पता चलता है। जाति प्रथा जन्म पर आधारित है जबकि श्रम विभाजन रुचि पर। ठीक है, जाति प्रथा तो जन्म पर आधारित है क्योंकि वह जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का हो जाता है, लेकिन जो श्रम विभाजन है वह रुचि पर आधारित है। अगर हमको रुचि है कि हम एक काम करें तो हमको उसी काम में मन लगेगा और हम वही काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अतः श्रम विभाजन योग्यता एवं कार्य कुशलता के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर यह बताए हैं कि जो श्रम विभाजन है, जो काम का बंटवारा है, वह योग्यता पर और कार्य कुशलता के अनुसार होनी चाहिए कि हमसे यह काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर VVI लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कि विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है जातिवाद का पोषक। मतलब आपको पूरे चैप्टर में जातिवाद के बारे में ही पढ़ना है। तो यहाँ पर लेखक जिस विडंबना की बात कर रहे हैं वह जातिवाद का पोषक है। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। भारत में अभी भी, पहले के तो बात छोड़ दिया जाए, अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जात पात बहुत ज्यादा है और छुआछूत की भावना है। विडंबना की स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, जो काम का बंटवारा होना चाहिए, जो कार्य कुशलता के आधार पर कि हम इस काम को करने में सक्षम है या नहीं है। अगर हम इस काम को करने में सक्षम नहीं है तो हम उस काम को नहीं करेंगे। जिस काम में हमारी रुचि लगती है हम उसी काम को करेंगे। इसी बात को यहाँ पर भीमराव अंबेडकर बताए हैं। चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। ठीक है, इस बात को तो आप ऊपर भी पढ़े हैं कि श्रम विभाजन जो है वो जाति प्रथा का दूसरा रूप है। चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर कि जाति प्रथा के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। मतलब जाति प्रथा के जो पोषक हैं वो इस चीज को और जो बढ़ावा दे रहे हैं वो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पक्ष में महान संविधान विद्वान अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो भीमराव अंबेडकर आपको बताते हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जात पात के आधार पर। चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो श्रम विभाजन है वह कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए। इस बात को आप लोग भी अच्छी भली भांति से समझते हैं, न कि जात पात के आधार पर। अगर कोई लोहार जात का है, भूमिहार जात का है, यादव जात का है, तो ऐसा नहीं कि वह अपने वंशानुगत काम को ही करेगा, नहीं, बल्कि उसको जिस काम में रुचि है वो उसे उसी काम को करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसे उस काम में मन भी लगेगा और अच्छे तरीके से वह काम कर पाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है। जातिवाद के पक्ष में जो जितने सारे भी तर्क दिए गए उस पर लेखक की जो आपत्ति है वो क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। इस बात को बार बार यहाँ पर भीमराव अंबेडकर बोल रहे हैं कि जो काम का विभाजन है वो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। इस बात को आप जानते होंगे। अब तो लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हो चुके हैं, नहीं तो पहले ये स्थिति था कि वह जिस जात में जन्म ले लेते थे वह अपने माता पिता के वंशानुगत काम को ही करते थे, चाहे उनको इस काम में रुचि हो या न हो। और इसी के विरुद्ध में यहाँ पर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि पहले क्या होता था कि वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या न हो, और वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। ये बात वास्तविक है कि अगर आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा तो आप उस क्षेत्र में कभी विकास नहीं कर सकते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी बात को रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो भीमराव अंबेडकर बोलते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। सही बात है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, श्रम विभाजन को लेकर के ही।
चलिए तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जा रहा है। चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। मतलब उसको अगर जिस जाति में जन्म हुआ तो वह जीवन भर के लिए अपने माता पिता के ही कार्य को करेगा, या तो उसमें रुचि हो या वो उसमें रुचि नहीं ले रहा हो, उसको वह काम मजबूरी में करना ही पड़ेगा। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। वर्तमान समय में कल कारखाना का विस्तार हो रहा है, अर्थात समय परिवर्तन के साथ अगर अपने पेशे को नहीं बदलता है तो उसे भूखा मरना पड़ सकता है। ये बात सही है, जिसको जिस काम में रुचि नहीं है तो उसको उस काम में यदि वह जबरदस्ती वह काम करता है तो वह अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाएगा और स्थिति ये आ जाएगी कि उसको भूखा भी मरना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब तो ये बहुत कुछ सुधार हुआ है, नहीं तो पहले ये स्थिति था कि खास करके हिंदू धर्म में कि अगर जाति प्रथा का भेदभाव इतना ज़्यादा चलता था कि अगर आप जिस जात में जन्म लिए तो उसी जात के आपको काम को करना पड़ेगा, आप दूसरे जाति के काम को नहीं कर सकते हैं। अब तो स्थिति है कि दूसरे जात के लोग दूसरे जात के की भी काम को बहुत ही आसानी से कर रहे हैं, इसमें वो किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं समझते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, फेसबुक पेज का, फेसबुक ग्रुप का। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे और आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी आशा है कि इस बार हमारे चैनल से बहुत अच्छे नंबर लाएं स्टूडेंट सभी पढ़ करके। चलिए अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो हम लोग देखेंगे यहां पर लिखना है आपको किस प्रकार से कि महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। मतलब वो कहते हैं कि समाज जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब वो किसी भी काम को करे तो उसको आसानी से करने देना चाहिए। समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना जाता है। ठीक है, समानता कहने का मतलब कि सभी जात के लोगों को समान दृष्टि से देखा जाए, और बंधुता कहने का मतलब कि सभी समाज के लोगों को, सभी जात के लोगों को आपस में भाईचारा रखना चाहिए। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भेदभावना मन में नहीं होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी। सही बात है, जब हम लोग सभी लोग आपस में एक साथ मिलकर काम करेंगे, किसी भी काम को हम बढ़ावा देंगे, एक दूसरे का सहायता करेंगे, तो हमारे देश का विकास होगा, हम में एकता आएगा और हमारी जो देश की अखंडता है वो मजबूत होगी। चलिए तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था पहले चैप्टर में, और यह चैप्टर आज समाप्त हो गया। कल से हम आपको दूसरे चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो यह एक छोटा चैप्टर था, हम आशा करते हैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें जितने सारे भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं सभी को ध्यान में रखिएगा। लेखक के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर इसके अलावा किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में दूसरे लेसन के साथ, और दूसरे लेसन को भी इसी प्रकार से हम बहुत ही बारीकी से आपको समझाएंगे। तो चलिए, किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप हमसे, बार बार हम बोल रहे हैं आपको, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिएगा। चलिए तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए